आप सभी का रमेश रूरल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में पिछले कई महीनों से ओबीसी आरक्षण बहाल करो, ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये डिमांड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर डिमांड सरकार से की जा रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में ओबीसी को 21% आरक्षण है और अभी जो तमाम राजस्थान सरकार की भर्तियां हैं सभी में ओबीसी आरक्षण 21% लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आरक्षण के साथ खिलवाड़ कैसे है, ये अन्याय कैसे है, ये सवाल सभी के मन में होगा। इसी मैकेनिज्म को समझने के लिए इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि 21% है, लेकिन वास्तव में उस 21% को इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया है कि 0% के बराबर आरक्षण आ चुका है, नए के बराबर आरक्षण आ चुका है। ओबीसी का आरक्षण ओबीसी के छात्रों को नहीं मिल रहा है, तब ये डिमांड उठ रही है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, आप तो विज्ञप्ति पढ़ लेते हैं। आपने कभी सोचा कि इन सालों में, पिछले कुछ सालों के अंदर सामान्य कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की तमाम भर्तियों की कट ऑफ लगभग बराबर क्यों रहती है? पॉइंट का डिफरेंस रहता है। पीछे की मैं कुछ भर्तियों को छोड़कर बात कर रहा हूं, कुछ भर्तियां को छोड़कर बात कर रहा हूं। पीछे के कई सालों में देखेंगे तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में डिफरेंस रहता था, लेकिन अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2018 के बाद आप देखेंगे तो लगभग भर्तियों में ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग बराबर क्यों रहती है? आपने कभी ये सोचा तो नहीं होगा, एनालिसिस तो नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने इतना जरूर एनालिसिस किया होगा कि कहीं ना कहीं भर्तियों में घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, इसलिए ओबीसी और जनरल की कट ऑफ बराबर जा रही है, लगभग ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन ये नहीं सोचा है कि बाकी कैटेगरी की बराबर क्यों नहीं जा रही। क्या ओबीसी की भर्ती में ही घोटाला हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ आरक्षण और कुछ नियमों का फेर है मामला। ये कैसे है, इस वीडियो में कुछ भर्तियों के डेटा रखूंगा और कुछ तमाम बातें और ओबीसी आरक्षण के जो आंदोलन, ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन को लेकर के भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इसलिए जो भी ओबीसी समाज से जो युवा हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं बाकी जो ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, बाकी कैटेगरियों को लेकर के भी कुछ बातें कहूंगा, वो भी आप जरूर सुनें। बहुत ही एक एनालिटिकल रूप से पूरा विस्तार से वीडियो में समझाऊंगा कि ओबीसी की आरक्षण के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और इस आरक्षण को 21% से कैसे एक खत्म किया जा रहा है और किस प्रकार की ये साजिश है, ये साजिश कौन रच रहा है और ये इतनी डिमांड होने के बावजूद भी न्याय क्यों नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा सवाल है। और ये समझने वाली बात, मुझे मालूम है आप सभी लोग पढ़े लिखे युवा समझदार हैं और मेरे को इस वीडियो में समझाने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये अन्याय हो रहा है। 17 अप्रैल 2018 को भाजपा सरकार, उस समय भाजपा सरकार थी 2018 में, 17 अप्रैल 2018 को भाजपा सरकार एक अधिनियम लेकर के आई थी, एक कानून लेकर, एक नियम बनाकर लेकर के आई थी। उस नियम के बारे में काफी लोगों को जानकारी भी होगी, लेकिन कुछ और भी मैं डेटा फैक्ट रखूंगा। उस नियम में भाजपा सरकार लेकर आई थी, उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी और उस समय कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल होकर के पास हुआ होगा, उसमें पूरी वसुंधरा सरकार थी। उस समय उन्होंने 17 अप्रैल 2018 को एक नियम में संशोधन किया था राजस्थान सरकार ने, उस समय की सरकार ने, कि जो एक्स सर्विसमैन जो कोटा होता है, भूतपूर्व सैनिक का जो आरक्षण व्यवस्था है, उसको उन्होंने संशोधन करके, आप सभी को मालूम है कि भूतपूर्व सैनिक का आरक्षण एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन 12.5% है, 12.5% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का है। उन्होंने उसमें क्या किया कि उस आरक्षण को इतना, उस नियम में संशोधन किया कि उस आरक्षण को हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब उस आरक्षण को हॉरिजॉन्टल करने की वजह से हुआ क्या कि इतना बड़ा नुकसान हुआ कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो 21% खत्म ही होता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये आपके भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोले जा रहे हैं कि भाई एक्स सर्विसमैन का कोटा 12.5% है, ठीक है, ओबीसी का आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है? चलो इसको समझते हैं, इस हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड का भी समझते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड एक शब्द कितना खतरनाक इस आरक्षण व्यवस्था के लिए बन गया है कि जो एक आरक्षण को खत्म कर रहा है ओबीसी को।
सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले आरक्षण की बात करूं तो आपको मालूम है कि राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण 21% है, एमबीसी का 5%, ईडब्ल्यूएस का 10% और इस हिसाब से आरक्षण व्यवस्था बनती हुई, वो आप सभी को मालूम है, उस पर चर्चा नहीं। ओबीसी का आरक्षण 21% है, लेकिन इस 17 अप्रैल 2018 के लेटर से एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन वो 12.5%, 12.5%, लेकिन इस आरक्षण 17 अप्रैल 2018 के नियम से ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी के साथ अन्याय क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा कि उन सभी में भी तो एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन है, तो ये ओबीसी के साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है? एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ भी तो अन्याय होना चाहिए। क्या ये लोग गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? इस बात को लेकर के इस वीडियो में कुछ मैं तथ्यात्मक बातें और रखूंगा, आप समझिएगा किसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या इनके साथ आगे भविष्य में भी अन्याय हो सकता है? ये भी एक सवाल है। सबसे पहले एक मैकेनिज्म को समझते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। मान लीजिए कि किसी भी परीक्षा में 100 सीटें हैं और उसमें ओबीसी की सीटें 21 हैं, क्योंकि 21% आरक्षण होता है, तो जब 100 का 21% निकाला जाता है तो 21 सीटें ओबीसी की आ जाती हैं, कोई भी भर्ती है। अब राजस्थान सरकार उस समय 17 अप्रैल 2018 को एक पत्र जारी करती है, उसमें 12.5% ओबीसी को रिजर्वेशन देती है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन देती है 12.5%। अब होता क्या है कि 100 सीटें हैं टोटल, 12.5% अपन एक राउंड फिगर में डेटा लें तो 13 सीटें भूतपूर्व सैनिकों की हो गई। 12.5% की वजह से 13 सीटें आपकी भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन का कोटा हो गया। इस 17 अप्रैल 2018 के लेटर से पहले क्या व्यवस्था थी कि वर्टिकल था। वर्टिकल होता, उस समय जो वर्टिकल था तो उसमें सभी कैटेगरी के, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सभी कैटेगरी के लोग उस एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन में 12.5% में लोग लग जाते हैं। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड जो चेंज किया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड जो यूज किया, इसमें क्या हुआ कि जो आपकी 21 सीटें जो ओबीसी की हैं 100 में से, और 13 सीटें एक्स सर्विसमैन की हैं। अब जो यदि टोटल किसी भर्ती में एक्स सर्विसमैन के लोग 13 कैंडिडेट पाए जाते हैं और वो यदि 13 के 13 ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो वो 13 के 13 लोग 21 सीटों में से 13 सीटों पर एक्स सर्विसमैन के लोग नौकरी लग जाएंगे। अब आ गई बात समझ में कि यदि 13 सीटें जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं, आरक्षण दिया गया है, वो यदि 13 सीटों में सभी के सभी लोग एक्स सर्विसमैन के लोग ओबीसी के आ गए, तो वो 13 लोग 21 में से 13 सीटें ओबीसी के खाएंगे। हॉरिजॉन्टल है। 21 में से 13 सीटें जब एक्स सर्विसमैन ले जाता है तो अपनी महज कितनी सीटें रहती हैं? लगभग आपकी 8-9 सीटें रहती हैं। जब आपकी 8 सीटें रहती हैं ओबीसी की, उसमें 33% आप महिला आरक्षण लगा दें। अब जब 21% का आप 33% महिला आरक्षण लगाएंगे तो 5-6 सीटें आपकी 6 सीटें महिला की होगी। अब जो 9 सीटें बची, उसमें से जो 8 सीटें बची, एक राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ, उसमें से 5-6 सीटें महिलाएं ले जाती हैं, बचती 2-3 हैं, उसमें दिव्यांग या उसमें आपकी जो आपकी बाकी जो कैटेगरी हैं जो वो आ जाती हैं। अब ओबीसी पुरुष जो है उसको क्या मिला? और यहीं पर ये अन्याय हो रहा है और इसी वजह से ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण को बहाल करो, ये डिमांड उठ रही है। लेकिन ओबीसी समाज की युवा ने बहुत बड़ी एक मेहनत करी है। फिलहाल बहुत बड़े स्तर पर एक प्रोसेस चल रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा क्या प्रोसेस चल रहा है और कितना बड़ा अभियान चल रहा है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ये अन्याय हो रहा है, तो ये अन्याय ये समझ में नहीं आ रहा कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी के साथ क्यों नहीं हो रहा। ये सवाल आपके मन में होगा। अब मैं इस बात को बात करूं तो राजस्थान की सबसे कुछ सामान्य बात करता हूं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो राजस्थान में ओबीसी की है। अब ओबीसी की जनसंख्या भी ज़्यादा और जो
आर्मी में चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों में सबसे ज़्यादा जो नौकरी करने वाले हैं वो ओबीसी समाज के युवा हैं। अभी फिलहाल डेटा मैं जुगाड़ रहा हूँ भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय से, कि पता तो लगे कि वहाँ पर ओबीसी के कितने लोग उन सेनाओं में भर्ती हैं। आपको वो डेटा भी रखूँगा, उसका इंतज़ार कीजिए। अभी उसका कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम माध्यम से लग जाए, तब आपको मालूम भी चल जाएगा। ये बात सत्य है कि राजस्थान में से सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के युवा थल, वायु और नौसेना में नौकरी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा यही आ रहे हैं। अब ये सबसे ज़्यादा ये आ रहे हैं और इसीलिए जो 13 सीटें जो इनकी होती हैं ओबीसी रिजर्वेशन की, ये सभी के सभी ओबीसी के मिल जाते हैं। और ये सभी के सभी ओबीसी मिलते हैं तो ये 21 में से ओबीसी की सीटें ले जाते हैं 13। अब ओबीसी को कुछ मिलता नहीं है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब राजस्थान के कुछ ज़िले आप डिमांड करेंगे, देखेंगे तो जो शेखावाटी जो एरिया है राजस्थान का, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर जो आता है, शेखावाटी में सबसे ज़्यादा फौजी वहाँ मिलते हैं। सामान्य बात करें तो सबसे ज़्यादा झुंझुनू में इतने ज़्यादा फौजी हैं। और वो हैं कौन से, मैंने एक सर्वे देख रहा था, उसमें मेरे स्तर पर मैंने पता करने की कोशिश भी की। सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज से आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि ईडब्ल्यूएस से SC ST जनरल या MBC के नहीं हैं, वो भी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है, इसलिए उनके कम है। यहाँ पर जैसे वहाँ पर मैं एक एग्जांपल समझें कि SC की जैसे सपोज कीजिए 5 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 500 कैंडिडेट आर्मी में लगते हैं, थल वायु जो भी तीनों में। वहीं ओबीसी की पॉपुलेशन 20 लाख है। अब ये 500 आप इनको देखेंगे तो 20 लाख में ये 2000 लोग लगेंगे। तो ओबीसी के समाज के सबसे ज़्यादा युवा होगी, क्योंकि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसमें से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि एक जज्बा, एक वो भी है वहाँ पर फौज का, उनका जाने का एक एरिया होता है। जैसे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है शेखावाटी का, वहाँ एक हवा है कि नहीं जाना है तो फौज में जाना है। तो ये एक चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता और कोई उसका मतलब भी नहीं है। लेकिन ये ओबीसी आरक्षण के साथ इस प्रकार से बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वो मात्र 17 अप्रैल 2018 ये वसुंधरा सरकार ये अन्याय करके गई थी, लेकिन उस समय पता नहीं लगा था, क्योंकि भर्तियां जाति भी सरकार करके गई थी। उस समय भर्तियां प्रक्रियाधीन थी। उसके बाद जैसे ही भर्तियां आई और उनके जो डेटा आए, तब पता लगा कि ये कितना बड़ा अन्याय हुआ। मैं कुछ भर्तियों के डेटा आपके सामने रखूंगा, जिसमें आपको हकीकत मालूम चल जाएगी कि ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। आपके स्क्रीन पर वो डेटा चल रहा है साथ में, और साथ में मैं बोलकर भी बता रहा हूं। आप देखिए, कुछ धरना प्रदर्शन ज्ञापन को लेकर के भी, और कुछ एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है उसको लेकर के भी, और धरने को लेकर, आंदोलन को लेकर के भी मैं बात करूंगा। वो भी आप जरूर सुनिएगा, बहुत विशेष मामला है और बहुत गंभीर मामला है। राजस्थान पुलिस की भर्ती आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 2019 का। ये ओबीसी आरक्षण समिति कोई है, वहां से ये पंपलेट आया है मेरे पास और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और राजस्थान पुलिस 2019 की भर्ती है, जिसमें ओबीसी मेल के पद लगभग 554 पद थे, लेकिन चयनित कितने हुए? 0। मतलब आप समझ सकते हैं, ओबीसी पुरुष की सीटों में और राजस्थान पुलिस 2019 की भर्ती में एक भी आदमी नहीं लगा। सब के सब ओबीसी मेल की सीटें एक्स सर्विसमैन के लोग ले गए। एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016, 87 पद ओबीसी मेल के थे, 43 लोग ओबीसी मेल के हुए। बाकी जो 87 में से 43 लोग ही ओबीसी मेल के लगे, बाकी सीटें एक्स सर्विसमैन। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2018, 630 पद ओबीसी मेल के थे और मात्र 75 कैंडिडेट ओबीसी मेल लगे थे और बाकी सब एक्स सर्विसमैन। पटवारी भर्ती अभी हाल ही में रिजल्ट आया 2021 में, इसमें ओबीसी मेल के 603 पद थे। इसमें से चयनित कितने हुए ओबीसी में? 105 लोग, बाकी सब एक्स सर्विसमैन। अब आपके मन में सवाल तो आना चाहिए कि, और ये सोचना चाहिए, तभी जनरल और ओबीसी की मेरिट है वो बराबर जा रही है, क्योंकि आरक्षण से
सीटें तो वो ले जाते हैं, कम मार्क्स होते हैं एक्स सर्विसमैन वाले, लेकिन 13 सीटें तो वो ले जाते हैं 21 में से, 12.5% तो वो ले जाते हैं। अब कट ऑफ जनरल और ओबीसी का डिफरेंस ओबियसली सी बात है कम ही रहेगा, उसमें बाद में महिला आरक्षण है या दिव्यांग का वो भी लग जाता है, तो तभी पॉइंट का डिफरेंस रह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना जरूरी है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 भर्ती जिसमें 9 पद ओबीसी मेल के थे, एक कैंडिडेट मात्र ओबीसी मेल का लगा, बाकी सब एक्स सर्विस में। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 231 ओबीसी मेल, 49 कैंडिडेट ओनली सेलेक्टेड ओबीसी मेल, बाकी सब एक्स सर्विसमैन। 2021 की भर्ती हुई कृषि पर्यवेक्षक, 309 पद, 128 ओबीसी मेल के पुरुष लगे, बाकी सब एक्स सर्विस। ये कितना बड़ा अन्याय है, आप ये डेटा आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब कुछ प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं जिनका परिणाम बाकी है, कुछ के एग्जाम बाकी है। उसमें जैसे वन रक्षक भर्ती की बात की जाए तो जिसमें ओबीसी मेल के 122 पद हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन के कितने हैं, जो फॉर्म या कुछ ऐसा डेटा है, मेरा पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं है, 603 है। एसआई भर्ती 2021 जिसका भी इंटरव्यू बाकी है, 129 पद उसके ओबीसी मेल के हैं, लेकिन 93 सीटें 12.5% से 93 सीटें एक्स सर्विसमैन की हैं। अब वो 93 के 93 कैंडिडेट ओबीसी वाले मिलेंगे मैक्सिमम, और वो 129 में से 93, ये मान के चलो कि 90 भी यदि 129 में से एक्स सर्विसमैन लेके चले जाते हैं तो बाद में ओबीसी को मिलेगा क्या 129 में से? ये पुरुष की बात हो रही। अभी ग्राम सेवक अधिकारी का वीडियो भर्ती का रिजल्ट आया है 2021 का, ओबीसी मेल के 667 सीटें हैं, जिसमें से 565 सीटें आपकी एक्स सर्विसमैन की हैं। अब इसमें से यदि सभी के सभी ओबीसी के मिले 565 के 65, तो 667 में से 565 एक्स सर्विसमैन ले जाएंगे, ओबीसी मेल को कुछ नहीं मिलेगा, कट ऑफ जाएगी जनरल और ओबीसी के बराबर, और आप ये कहोगे कि भर्ती में हुआ घोटाला। ये सरकार भर्तियां बेच रही है, इसलिए ओबीसी और जनरल की मेरिट बराबर जा रही है। ये नहीं सोच रहे कि बाकी कैटेगरी में डिफरेंस हो रहा है तो वहां क्या भर्तियां में घोटाला नहीं हो रहा। ये बहुत बड़े कॉमन लॉजिक का सवाल है, सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर आउट या भर्ती में घोटाले नहीं हो रहे, वो अलग इश्यू है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन अब सवाल आता है कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा। धरना प्रदर्शन ज्ञापन की बात करें, बहुत पहले भी धरना भी हुआ, ट्विटर पर हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं, सरकार को ज्ञापन भी दे दिया, सीएमओ में भी ज्ञापन दे दिया, राजस्थान जो कांग्रेस पार्टी है उसके विधायक, कई नेता मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख चुके, और बाड़मेर के विधायक पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जी मिल भी चुके मुख्यमंत्री जी से, सीएमओ के अधिकारियों से, ओबीसी समाज के नेता श्रीमान राजाराम मिल जी भी धरना प्रदर्शन सीएमओ में मिल चुके, सरकार को बता चुके, और भी कई समाज के नेता विधायक पत्र लिख चुके, लेकिन अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा, ये सवाल है। मेरे को जो सूत्रों से पता चल रहा है, मैं सोशल मीडिया पर जो देख रहा हूं, उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि न्याय मिलने में कि जो अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सीएमओ में बैठे कुछ अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह कैसे कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि कुछ अन्य भर्तियों के आंकड़े रखते हैं, डेटा रखते हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि कोई ऐसा अन्याय नहीं हो रहा ओबीसी के साथ। जो छात्र ये भर्तियों के रख रहे हैं, इनमें 2-4 भर्तियों में हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा। ये एक गुमराह किया जा रहा है। अब मैं वो गुमराह करने वाला जो मेरी समझ में आया, कौन सी भर्तियां हैं, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। उनमें क्या होता है कि एक्स सर्विसमैन की कुछ एक सामान्य प्रक्रियाएं समझते हैं। आर्मी के अंदर चाहे जल, जो नौसेना है, वायु है या थल है, उसमें आपको पता है कि उम्र जो नौकरी लगने की होती है उसमें 17-18 वर्ष होती है, और 2-3 साल का जो भी 21-22 का जो भी होता है वो क्राइटेरिया होता है। उस समय लगभग क्या करता है,
कैंडिडेट या 10वीं पास होता है या 12वीं पास होता है, उस उम्र में इतनी सी ही पास होता है। काफ़ी लोग हैं वो ग्रेजुएशन भी परस्यूइंग में होते होंगे, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट की 10वीं या 12वीं रहती है। वो लोग क्या करते हैं कि आर्मी में लग जाते हैं, सभी जो भी तीनों डिफेंस के एग्ज़ाम में वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जॉब के दौरान ग्रेजुएशन कर लेते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उस समय 12वीं ओपन से कर लेते हैं या बाद में ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। डिस्टेंस का मोड आ चुका है, आपको मालूम है, प्राइवेट भी होती हैं। जब वो रिटायरमेंट 15 साल की सर्विस के बाद जो भी उनका टर्म होता है, उसके बाद जब रिटायरमेंट आते हैं तो वो क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन जिनकी नहीं की हुई होती है वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अब ग्रेजुएशन करने के बाद होता क्या है कि टेक्निकल और मेडिकल कोर्सेज करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान चाहिए। मेडिकल का कोर्स भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पढ़ना पड़ता है, एक प्रोफेशनल एक नॉलेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटेलिजेंसी भी चाहिए। टेक्निकल के अंदर भी ये चाहिए, आसान नहीं है पास होना। अब बीए पास करना और ये ग्रेजुएशन बीए में बाकी किसी में करना बहुत आसान होता है, 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद। अब उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, इसलिए मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की जो भर्तियां हैं उसमें एक्स सर्विसमैन के लोग नहीं मिलते। इसलिए उनमें क्या होता है कि डिफरेंस रहता है, और उसमें वो डेटा अधिकारी क्या करते हैं, सरकार के सामने उन भर्तियों का डेटा रख देते हैं, देखिए कहाँ अन्याय हो रहा है। अब उनको कौन सवाल पूछे कि ये बताइए कि कितने लोग हैं एक्स सर्विसमैन के जो मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन का कोर्स करने वाले हैं। और ये समझने वाली लॉजिकल बात है कि वो 15 साल नौकरी करके आता है, 10वीं या 12वीं पास, तो उसकी एक एज भी हो जाती है। तो एक टेक्निकल और एक मेडिकल डिपार्टमेंट के कोर्सेज टफ होते हैं, थोड़े इंटेलिजेंस भी काम करता है उसमें, और थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड का होता है, तो उसमें वो उनको मालूम है ये कोर्स नहीं कर पाएंगे, वो पास नहीं हो पाएंगे। ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद जब बीएड की बात आई या बीएसटीसी या जो भी है, डीएलएड में क्या होता है कि बाहर से डिग्रियां ले आते हैं, डिप्लोमा बाहर की यूनिवर्सिटियों से ले आने लग गए हैं, जहाँ कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। और तमाम आपको मालूम है राजस्थान में तो क्या है, लिमिटेड एग्जाम होती है, वहाँ वो बैकफुट पर चले जाते हैं। लेकिन बीएड में क्या है कि सीटें खाली रहती हैं, कोई जम्मू यूनिवर्सिटी से ले आता है तो कोई मेरठ की यूनिवर्सिटी से ले आता है, बाहर की यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर लेते हैं और सीटें खाली रहती हैं। अब बीएड कर लेते हैं, इसलिए ये टीचर एजुकेशन की लाइन में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। दूसरी जो जैसे पुलिस हुई, एसआई हुई, यहाँ पर 10वीं पास या ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो 10वीं पास या ग्रेजुएशन नॉर्मल है। इसलिए इन भर्तियों में ओबीसी आरक्षण के साथ मेल के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। और वो जो डेटा रख करके गुमराह करते हैं वो एक बड़ा अन्याय है और उनका षड्यंत्र है। ओवरऑल डेटा देखना चाहिए, और जो मैक्सिमम जो भर्तियां आती हैं, मैक्सिमम पदों पर जो भर्तियां आती हैं, वो देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फॉर्म किस भर्ती के आते हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन पर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये गलत है। आगे से तो अग्निवीर हैं, वो भी एक समस्या आएगी। लेकिन अभी आपके स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिख रही होंगी। ये युवा अपने पंपलेट लेकर पर्चे जयपुर के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर वितरित कर रहे हैं, और लगभग बताया जा रहा है कि 10,000 पंपलेट ये पर्चे बांटने का, वितरण करने का इनका इरादा है, ताकि ओबीसी का युवा जागे, उसके समझ में आए और जागरूक बने। और ये बात सत्य है, आज इतना बड़ा अन्याय और डिमांड करने के बाद भी सरकार मौन है और न्याय नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं दाल में काला है और सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा होता है। यदि मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन ये उनको धन्यवाद है जो बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी कैटेगरी के नेताओं को और उस समाज को जो इतने जागरूक हैं, अपने साथ होने वाले अन्याय को कभी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं और सरकार को झुकाते भी हैं। लेकिन ओबीसी समाज के जो राजनीतिक दल के नेता हैं, लगभग मैं मानता हूं कि वो गुलाम बन चुके हैं। उनको चुनाव के समय तो ओबीसी समाज याद आता है, अपना जाति याद आती है, लेकिन अब उनको याद नहीं आ रही। लेकिन ये याद रखिएगा युवा साथियों, उस समय चुनाव के समय आप अपने गांव या अपने शहर में जब वोट मांगने आए तो ओबीसी समाज का नेता आए तो उससे सवाल जरूर करना, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का। सभा के अंदर एक बार खड़े होकर के वो सवाल पूछना। कांग्रेस का हो तो पूछना है कि आपने क्या किया था जब युवा डिमांड, और बीजेपी से पूछना है कि आपने, आपकी सरकार ने किया तब उस समय आप मौन क्यों थे,
और उसके बाद जब कर रहे थे तब कांग्रेस सरकार से हम डिमांड कर रहे थे आपने साथ क्यों नहीं दिया था। ये बात याद जरूर रखना और उस समय करना। यदि उन कैटेगरी के साथ अन्याय इतना भी होता है तो तुरंत नेता जागरूक हो जाते हैं, पार्टी को नहीं देखते हैं और वो तुरंत समाज को न्याय दिलाते हैं, जागरूक हैं। लेकिन ओबीसी समाज के युवाओं को पर्चे, टेम्पलेट वितरण करके जागरूक किया जा रहा है, तब ये सोचने वाली बात है। इस तरीके से जागरूक नहीं रहे तो आने वाले भविष्य में ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जाएगा इन सरकारों के द्वारा, और जो बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा। होता क्या है कि युवा भर्तियों में सिलेक्शन होता नहीं है और कट ऑफ ओबीसी मेल को कुछ मिलता नहीं है, तो देखते हैं चलो अब नेक्स्ट भर्ती आ गई उसकी तैयारी करते हैं। ये ऐसे ही कर रहे हैं, आरक्षण तो 21% है, समझते नहीं, समझते हैं तो कौन जाएगा बाहर नेक्स्ट भर्ती। ये नहीं पता कि कितनी भी तैयारी कर लो आपको नहीं मिले। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओबीसी के एक वीडियो है मेरा, जिसमें एक सौरभ यादव नाम करके लड़का है और उसके कितने नंबर आए हैं, वो कितना टॉपर रहा है उसको, और उसमें कुछ और भर्तियों के आंकड़े कुछ मैंने जिलेवार दिखाए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा और समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अपना राजस्थान पुलिस एसआई में चयन क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये मेरिट का ये लोचा है, आपके समझ में आ जाएगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन जागरूक होना चाहिए। नेता भी क्या कर रहे हैं फिलहाल, वो भी तभी जो कुछ लोग सामने आए वो तभी सीएमओ कूच या बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, तब नीचे से बैकग्राउंड से उनको साथ मिलेगा। जब वो ही जागरूक नहीं है तो वो अकेले क्या कर लेंगे, आप सभी को साथ आना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्विटर पर तमाम जो ओबीसी समाज के नेता, पक्ष या विपक्ष के, सभी के नीचे कमेंट या फोटो ट्वीट में, रीट्वीट में आपका कमेंट जाना चाहिए और इन भर्तियों के आंकड़े के साथ है कि आप न्याय करो, अन्यथा आपको आने वाले चुनाव के अंदर सवाल करेंगे और बड़े आंदोलन होंगे। या आपको जागरूक होना पड़ेगा। और ट्विटर अभियान में ओबीसी आरक्षण पर जो आप ट्वीट चलाते हैं उनको मालूम है, वहाँ दिख रहा होगा, ट्विटर अभियान में साथ दें, ट्रेंड में लाएं, धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना हो वहाँ पर पहुँचें, सहयोग करें, तब ही डिमांड होगी। और ये साथ में डिमांड ये भी हो रही है कि 21% से बढ़ाकर ओबीसी आरक्षण 27% होना चाहिए, और ये बात जायज़ भी है मेरी तरफ से। पॉपुलेशन है ओबीसी की सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के मुताबिक ओबीसी का आरक्षण 21% बहुत कम है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं देख रहा था फिलहाल कल ही भर्तियों का आंकड़ा, 73% टोटल आरक्षण है मध्य प्रदेश में और ओबीसी को 27% आरक्षण है वहाँ। यहाँ 27% क्यों नहीं हो सकता? ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बाकी का कम करें, नहीं, सबका अधिकार है और आरक्षण एक संविधान ने दिया है, संवैधानिक अधिकार है संविधान, और डिमांड करना सबका उचित है, करनी चाहिए और होना चाहिए। पॉपुलेशन तो देखिए, जनसंख्या तो कम देखिए, जनसंख्या तो देखिए कितना है, तो ये होना चाहिए। और ओबीसी आरक्षण की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करना चाहिए। और ये समझ से बाहर है कि मुख्यमंत्री जी को इतनी बार अवगत करवाने के बाद वो मौन क्यों है। आप ये जो फोटोज देख रहे हैं और आपके एक वीडियो भी चल रहा होगा, किस प्रकार से आप देख रहे हैं, किस प्रकार से ये ज्ञापन दे रहे हैं, किस प्रकार से पर्चे बांट रहे हैं, पर्चे वितरण कर रहे हैं। और जयपुर के अंदर क्या इन्हीं को नौकरी लेनी है? बाकी ओबीसी के युवाओं को नौकरी नहीं लेनी है। जिस दिन इस तरीके से याद जागरूक करना पड़ जाए ओबीसी समाज के लिए, न्याय के लिए, ये समझ लीजिए कि ओबीसी के लिए खतरे की घंटी है और समाज सो चुका है। और जब इतना बड़ा सरकारें इसी चीज का फायदा उठाती हैं, पहले थोड़ा सा नुकसान करके देखती हैं, यदि वहां पर रिएक्शन अच्छा हो जाता है तब समझ में आ जाता है कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये छोटे स्तर पर ये समझ लेते हैं कि बर्दाश्त सहन लिया गया है तो वो बाद में बड़ा भी अन्याय कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये टेस्ट किए जाते हैं और ये टेस्ट किया। और ये मैं मानता हूं कि वसुंधरा सरकार ने विशेष राजनीति की तरीके से और अन्याय करने के लिए विशेष समाज को, ओबीसी को, ये 17 अप्रैल 2018 का ये नियम और कानून लेकर के आई थी। मंशा बहुत गलत थी, उनको मालूम था कि सबसे ज़्यादा ओबीसी के युवा आर्मी के अंदर है, एक सर्विसमैन के हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सबसे बड़ा। इसका समाधान क्या है ये भी आपके मन में होगा। साथियों, मैं समाधान की बात करूं, या तो इस आरक्षण को आप पे वर्टिकल कर दीजिए, जो पूर्व भांति व्यवस्था थी उसको बहाल कर दीजिए, या बाद में आप पे वर्टिकल नहीं करते हैं तो उसको वर्गवार कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल है तो ठीक है, इसको वर्गवार कर दीजिए। अब जो वर्गवार करने में क्या होता है कि ओबीसी की सीटें नहीं खाएंगे। अब जैसे 100 में से 13 सीटें एक्स सर्विसमैन की हैं, उसमें जो भी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल के जो भी हैं वो सब उस 13 में से ले लेंगे। कम से कम ये होगा कि ओबीसी की जो 13 सीटें, उनमें जो 21 सीटें उसमें 13 सीटें नहीं खाएंगे। या तो इनको वर्गवार कर दीजिए, यदि वर्गवार नहीं करते हैं तो पूर्व भांति की व्यवस्था बहाल कर दीजिए जैसे पहले था, तो कम से कम अन्याय तो नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, एसटी के साथ भी आने वाले भविष्य में इस नियम से भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आज के प्रेजेंट समय के में डेटा में एक्स सर्विसमैन के लोग सबसे ज़्यादा ओबीसी से हैं, मे भी उसके बाद आने वाले समय में बाकी कैटेगरी से भी ज़्यादा लोग होंगे। उस समय भी आपके साथ, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। ये अकेला ओबीसी के साथ नहीं, इसलिए ओबीसी के साथ अन्याय नजर आ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन के वो लोग हैं और इसीलिए इनके साथ हो रहा है। लेकिन मैं भी एक फ्यूचर में एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के भी यदि भविष्य में एमबीसी, एक्स सर्विसमैन के लोग सबसे ज्यादा आए तो बाद में आपके साथ भी अन्याय होगा। इसलिए इसको पूर्व व्यवस्था की भांति रहेगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा आगे भी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ आप जो है पैम्फलेट आपने आप सभी को जागरूक होकर के इस आरक्षण व्यवस्था को बहाल करवाइए। और आपके सामने मैंने पूरा डेटा और आंकड़ा रखा है किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। हम एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आपका 12.5% का अधिकार है, आप लीजिए, आपको मिल रहा है। लेकिन पर्टिकुलर किसी कैटेगरी की आप पूरी सीटें हायर करना चाहते हैं, ये गलत है, वो नहीं बर्दाश्त होगा। आपका संवैधानिक अधिकार है, लीजिए। लेकिन आप सभी, आप एक्स सर्विसमैन, आप नौकरी करके आए हैं और आपको रिटायरमेंट पर आपको पूरी पैसा भी मिला है, आपको पेंशन भी मिल रही, उसके बाद आप ओबीसी मेल के, अब जो ओबीसी मेल के जो बेरोजगार युवा हैं उनको क्या मिलेगा? वो क्यों तैयारी कर रहे हैं? आप अपने ही लोगों के साथ कुठारघात कर रहे हैं। थोड़ा उन पर आप रहम कीजिए। एक्स सर्विसमैन के लोगों को भी कहीं आगे आना चाहिए कि भी हमारा आप 12.5% करिए, लेकिन आप पूर्व भांति कर दीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे ओबीसी एक्स सर्विसमैन के बेटे ही पुलिस या एसआई का पेपर दे रहे हैं और वो रिटायरमेंट होकर के आने के बाद वो दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं, और उनको पता नहीं है कि अपना बेटा इसी वजह से रुक रहा है। अपन तो लग गए, लेकिन अपना बेटा इसी वजह से इस भर्ती से रुक रहा है, चयन नहीं हो रहा है। लेकिन ये समझने की बात है, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि ओबीसी आरक्षण व्यवस्था पर आप बोलिए। आप बोलते क्यों नहीं? मैं पहले भी वीडियो बनाया, आज भी बनाया। ओबीसी के साथ जहां भी, जिस भी कैटेगरी के साथ जो अन्याय होता है उस पर आवाज उठनी चाहिए और बातें रखनी चाहिए, और तथ्यात्मक और सही बातें रखना कोई गलत नहीं है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ भी इसमें आपको गलत लगा हो तो मुझे मैसेज के द्वारा करेक्ट करने की बताइए, और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। किसी को ऐसा लगा हो कि हमारा मन को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए माफी चाहूँगा। लेकिन जो अन्याय हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। धन्यवाद आप सभी।